तो ज्योमेट्री का जो पहला हमने देखा था, वो देखा था किसके आधार पर? माप के आधार पर। जितने भी कोड हमने पढ़े थे माप के आधार पर, न्यून कोड पढ़े थे, अधिक कोड पढ़ा था, रिजु कोड पढ़ा था, ये सारे कोड हमने देखे थे। उसी में हम अगले वर्गीकरण में चलते हैं। अगला वर्गीकरण क्या दिया हुआ है हमारा? स्थिति एवं परस्पर संबंध के आधार पर कोड़ों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। यानी कि जो दो कोड बनते हैं, है, वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है, उसके तौर पर हम क्या देखेंगे? अगला वाला हमारा ये जो वर्गीकरण है उसको देखेंगे। इसमें आपका जो सबसे पहला आता है वो आता है आसन्न कोण। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? कि एक रेखा होती है, ठीक है, या इसके हम क्या मान सकते हैं? किरण। एक किरण हमारी ये हुई। अब इसी किरण के जो शीर्ष पॉइंट है, इसको शीर्ष कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है ना? इस वर्टेक्स से एक और किरण निकलती है, ठीक है। इन किरणों के मध्य जो ये शेप बनता है, इसी को क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को कोण कहते हैं, है ना? तो अब इसके अलावा अगर हमको कुछ और भी किरण दे दिए जाए, जैसे अगर एक किरण इस प्रकार से दे दिया जाए, तब ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये वाला है ना, और ये वाला जो कोण बनेगा, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है उसको देखेंगे। इसके अलावा यदि एक किरण हमको इस प्रकार से दी हुई है, दूसरी किरण इधर दी हुई है, और एक और किरण दी हुई है, जो ये नीचे वाला किरण है ना, आधार वाला किरण, उसी के विपरीत ओर है, तब किस प्रकार से क्या होगा? ये तीनों आपस में एक दूसरे से संबंधित होंगे, उसको देखेंगे। तीसरी चीज देखिए, आज जो ये स्थिति के आधार पर देख रहे हैं ना, वो हम देख रहे हैं कि किरणों की जब स्थिति बदलती है, तो कोणों के जो संबंध होते हैं वो भी आपस में बदल जाते हैं। इसके अलावा ये 3 किरण लिया था हम, अब क्या लेते हैं? हम 4 किरण ले लेते हैं। 4 किरण बोलने के बजाय हम क्या करें? उसको कुछ इस तरीके से दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ले लेते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं हम कि हमारा एक शीर्ष था, वहां से हमने 4 किरणें कुछ इस प्रकार निकाली, ठीक। जरूरी नहीं है कि वो लंबवत हो एक दूसरे के, 90 अंश का कोण बनाए, ये जरूरी नहीं है। हमको बस क्या करना है? एक शीर्ष लेना है, वहां से 4 किरणें निकालनी है। अब वो 4 किरणें एक दूसरे से कैसे संबंधित है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्थितियों के आधार पर हम देखेंगे कि इनको क्या क्या नाम दिया गया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं पहले किसको? आसन्न कोण को, है ना। आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन का क्या मतलब होता है? आसन, आसन यानी कि जहां पर बैठा जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए एक किरण हमारे इस वर्टेक्स से इस प्रकार लेंगे, ये मान लेते हैं हमने ए बी किरण लिया है, ठीक। अब यहां से हम अपनी एक दूसरी किरण निकाल रहे हैं, और ये दूसरी किरण यहाँ पर मान लेते हैं कि कोण एक बनाता है। थीटा भी नाम दे सकते हैं इसको, फाई नाम दे सकते हैं, अलग अलग नाम दे सकते हैं। हमको एक से ज्यादा कोणों के बारे में बात करना है तो हम कोण एक, कोण दो, इस तरीके से हम नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसी वर्टेक्स से क्या किया जाए? एक और किरण इस प्रकार से ली जाए, ठीक। और ये किरण को हम नाम दे देते हैं किरण दो। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो किरण बन रहा है ना, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, कोण दो, वो इस प्रकार नहीं बन रहा है। ये हमारा कौन सा था? ये कोण एक है। जो दूसरा बनाना था हमको, वो ऐसे बनाना था, कोण दो, इस प्रकार बनाना था, ठीक है ना। आसन्न कोण में हम इस प्रकार से कोणों को व्यवस्थित नहीं करते हैं। कैसे व्यवस्थित करते हैं? सबसे पहले एक आधार किरण ले लेंगे, उस किरण के साथ में एक कोण एक बनाता हुआ एक और हमने क्या ले लिया? किरण ले लिया, दूसरा किरण ले लिया है। उनके मध्य कौन सा बना है? कोण एक बना है। अब ये नीचे वाला को अगर छुपा दिया जाए तो ये ऊपर वाला बचेगा हमारे पास, कौन सा बचेगा? ये ए सी मान लेते हैं इसको, है ना। अब उस एसी को आधार मानकर इस एसी से कोण दो बनाता हुआ एक और किरण हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं डी, ठीक। अब इस पूरे जो व्यवस्था की गई है ना, अरेंजमेंट किया गया है, इसमें कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान रखनी है? तो देखिए, ये जो दोनों कोण है वो एक उभयनिष्ठ वर्टेक्स पे, उभयनिष्ठ शीर्ष पर, कॉमन वर्टेक्स पर विराजमान है ना, आसन्न है, इसलिए इसको आसन्न कोण कहा जाता है।
ठीक है, कहाँ है ये? एक कॉमन वर्टेक्स पे स्थित है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे इसमें? पहला पॉइंट कि शीर्ष क्या होते हैं? उभयनिष्ठ होते हैं। ऐसे दो कोण जो सोर्स एरिया से निकल रहा है, अपने वर्टेक्स से निकल रहा है, वो क्या होगा? दोनों के लिए कॉमन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखें तो एक भुजा, ये एक भुजा है ना, एक किरण यानी कि एक भुजा, ये तो इस कोण के लिए, इस व्यवस्था के लिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजा हमको दिखाई दे रही है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसकी जो ये बीच वाली भुजा है, वो नीचे वाले के लिए और साथ ही साथ ऊपर वाले के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन है, तो दूसरी चीज क्या हम कह सकते हैं कि एक भुजा भी क्या होगी? इसकी उभयनिष्ठ होगी। क्या हो जाएगी? एक भुजा भी क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा जो ध्यान देने वाला पॉइंट है, वो क्या है कि हमारा जो दोनों कोण है ना, वो एक दूसरे के अंदर स्थित नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। ओवरलैप करना यानी कि एक को दूसरा वाला कोण पूरी तरीके से ढक देगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक कोण एक लिया था, और ये जो कोण दो है, उस कोण के बाहर ऐसे स्थित है कि वो कोण एक को पूरी तरीके से ढक लेता है ना, ओवरलैप कर लेता है। तो इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि ओवरलैपिंग अलाउ नहीं करेंगे। ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीन पॉइंट आप ध्यान रखें। ठीक, क्या क्या? पहले ही कि शीर्ष उभयनिष्ठ हो दोनों ही कोणों के लिए। दूसरा, एक भुजा उसकी उभयनिष्ठ होनी चाहिए। हमको तीन भुजाएं मिल रही है, उसमें से एक भुजा क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ हो जाएगी। और ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, एक कोण दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ठीक, अब आते हैं हम अपने परिभाषा पे। ये समझ में आ गया होगा। परिभाषा देखिए क्या दिया गया है। दो कोण, दो कोण जिसका शीर्ष समान, यही है इसकी परिभाषा। शीर्ष समान है, एक भुजा उभयनिष्ठ है, तथा उसके आंतरिक भाग एक दूसरे को अतिक्रमित नहीं करते। अतिक्रमित करना यानी कि ओवरलैपिंग, है ना, तो ओवरलैप भी वो नहीं करता है। क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से आसन्न कोण समझ में आ गया होगा, है ना। चल, अब इस एग्जाम्पल से देखिए, ये एग्जाम्पल हमको यहाँ पर दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है? सेम वैसा ही डायग्राम है जो अभी हमने बनाया था, है ना। यहाँ पर कोण एक दिया हुआ है, यहाँ पे कोण दो दिया हुआ है। अब कोणों को पढ़ने का तरीका आपको हमने बताया था। क्या बताया था? कि जो बीच वाला रहेगा, जो वर्टेक्स बनाएगा, जहाँ जैसे यहाँ पर ओ है ना, तो उसके आसपास की भुजाओं से स्टार्ट करके इसको हम बीच में रखेंगे। जहां पर कोण बनता है ना, उस बिंदु को कहाँ रखा जाता है? बीच में रखा जाता है, यानी कि इसको हम कोण ओ पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोण ओ पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दिक्कत आ रहा है। कोण ओ में एक भी आ रहा है, कोण ओ बोलेंगे तो दो भी आ रहा है। दोनों कोण कहाँ पर है? कोण ओ पर है, ओ पर है, ओरिजिन पर है ना। अब इसी को अच्छे से समझने के लिए कि हम कोण एक की बात कर रहे हैं या कोण दो की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या करते हैं? हम इन भुजाओं की मदद लेते हैं, है ना। भुजाओं में जो बिंदु हमने दर्शाए हैं उनकी मदद करते हैं। कैसे? ये क्या हो जाएगा? ए ओ सी, है ना, यानी कि कोण एक बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कोण ए ओ सी। कोण ओ की ही बात हो रही है, लेकिन कौन से व्यवस्था के लिए हो रही है? ए और सी के बीच में। ठीक, अब जो कोण दो है, वहां पे बात करें तो वो किसके किसके बीच बन रहा है? सी ओ और बी के बीच बन रहा है। किसके किसके बीच? सी ओ और बी के बीच। ठीक है ना। उसी को यहाँ पर लिखा गया, क्या लिखा गया है? कोण एओबी और कोण बीओसी। सीओबी पढ़े या बीओसी, इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं। इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? बीओसी, दोनों का मतलब सेम है। इसको क्या पढ़ सकते हो? कोण सीओए, है ना। जहां पर कोण बन रहा है वो बस बीच में होना चाहिए, आजू बाजू वाले क्या हो सकते हैं? इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में ओ समान शीर्ष है, ये पहला कंडीशन था हमारा। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या था? ओ बी उभयनिष्ठ भुजा है, दूसरा कंडीशन भी हो गया।
तीसरा कंडीशन क्या था, दोनों ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तो डायग्राम में दिख रहा है कि दोनों ओवरलैप अतिक्रमित एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या बनता है, हमारा आसन्न कोण बनता है। ठीक, अब आते हैं हम अपने अगले कोण पर। अगला कोण क्या है हमारा, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। क्या दिया हुआ है, रैखिक युग्म। चलिए, तो रैखिक युग्म को भी हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमने आसन्न कोण समझा था, अभी पढ़ते हैं क्या, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर को। रैखिक युग्म, यहाँ पर दो शब्द है हमारे पास, एक तो रैखिक और एक तो युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, पेयर। पेयर यानी कि जोड़ा, यानी कि दो ऐसे कोण होंगे जो जोड़े में होंगे। अब जोड़े में भी कैसे होंगे, युग्म के रूप में कैसे होंगे, कैसे पेयर बनाएगा, तो रैखिक पेयर बनाएगा। और रैखिक हम किसको बोलते हैं, ऋजु कोण पढ़े हैं ना, उसको रैखिक कोण भी बोलते हैं, सरल कोण भी कहते हैं। तो उसकी खासियत क्या होती है, ऐसा कोण जिसका जो माप है वो कितना होना चाहिए, 180 अंश का होना चाहिए। यानी कि वो पूरी ऐसे क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। इसका पूरा माप कितना होता है, 180 अंश होता है। और इसी को क्या कहा जाता है, रैखिक कहा जाता है, युग्म नहीं, क्या कहा जाएगा, रैखिक कहा जाएगा, है ना। सरल रेखा कहेंगे उसको, रैखिक कहेंगे उसे, ठीक है ना। ऋजु कहेंगे हम, ऋजु कोण कहेंगे, तो इन कोणों के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ, तो युग्म यानी कि पेयर। तो ऐसे दो कोणों का पेयर या ऐसे दो कोणों का जोड़ा जिनका योग क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे दो कोणों का जोड़ा जिनका योग क्या हो जाता है, 180 अंश हो जाता है। मान लेते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर, अभी कुछ देर पहले हमने स्थिति देखी थी कि हमारी जो पहली किरण है वो ए बी इस तरीके से निकली, ठीक है। दूसरी किरण जो है वो कहाँ है, ए सी इस तरीके से है। अब दूसरी कंडीशन जो हमने देखी थी उसमें क्या देखा था, जो तीसरी हमारी किरण होगी वो कैसे होगी, इस ए बी के अपोजिट साइड होगी, विपरीत होगी इस तरीके से, ठीक है ना। पूरी की पूरी अपोजिट, पूरी की पूरी अपोजिट हो जाएगी, तो ये इसके विपरीत होगी पूरी की पूरी, है ना। और इस कंडीशन में देख लीजिए क्या बन रहा है, ये 180 अंश बन रहा है। पूरा का पूरा क्या बन रहा है, 180 अंश। यानी कि अगर मैं इसे कोण एक का नाम दूं, इसे अगर कोण दो का नाम दूं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कोण एक और कोण दो को जोड़ने से आपका क्या आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा, आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम, रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, लीनियर पेयर, ठीक। ऐसे दो कोण जिनका योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, उनको हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। अब इसमें पहली चीज तो यही हो गई, है ना। जो ध्यान देना है हमको, जिसके बेस पे हम रैखिक युग्म को पहचान सकते हैं, वो तो ऐसे हो गई। मान लेते हैं हमारे कुछ कोण ऐसे हैं, किस तरीके से ऐसे दे दिया, ठीक है। और बोल रहा है क्या, इन दोनों को जोड़ने से भी कितना आ जा रहा है, 180 अंश आ जा रहा है। तो क्या वो दोनों आपस में रैखिक युग्म बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें एक कंडीशन है कि जो शीर्ष है ना, उसके दोनों साइड किरणें निकली होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, ठीक है। ये बीच वाली की स्थिति से फिलहाल हमको मतलब नहीं है। हमारा मुख्य फोकस, जो मुख्य ध्यान है वो कहाँ होना चाहिए हमारा, इन वर्टेक्स से निकलने वाली ये जो विपरीत किरणें है ना वहां पे होना चाहिए। क्या वैसा लाइन बना रहा है वो, क्या वो 180 अंश का लाइन बना रहा है, एक सरल रेखा बना रहा है, इस चीज को हमको ध्यान देना चाहिए, है ना। तो जो विपरीत क्या होंगे हमारे, विपरीत किरणें हैं कि नहीं ये देखना है, ठीक है। विपरीत किरणें उनमें मौजूद है या नहीं, ये चीज हमको चेक करनी है, ठीक। तो ये दोनों चीजें हमको ध्यान में होनी चाहिए। बीच वाले की स्थिति उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, है ना। वो कम भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है, वो नीचे साइड भी हो सकती है, ठीक है ना। नीचे साइड होगी तो उसका मान हमको दूसरा दिखाई देगा, ठीक है। तो तीसरी चीज अगर आप ध्यान रखना चाहें, वैसे तो नहीं देता, क्योंकि अगर डायग्राम को इस तरीके से चेंज कर देगा, ऐसे चेंज कर देगा, तो भी आप यहाँ देखेंगे ऐसे, ठीक।
इसी डायग्राम को पलट कर कई एंगल से हम देख सकते हैं ना, इस तरीके से दिखा देगा, कभी इस तरीके से दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। कभी कभी क्या करेंगे, ये नीचे की ओर देखेंगे इसको, है ना। तो ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना है, तो तीसरा पॉइंट हम रहने देते हैं। ये दो पॉइंट जो है वो सफिशियंट है रैखिक युग्म पहचानने के लिए। ठीक, अब आते हैं इसकी परिभाषा में। परिभाषा देखिए इसके, इसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो दो आसन्न कोण, आसन्न कोण थे वो, आसन्न कोण यानी कि एक एक ही शीर्ष से निकल रहा था। देखो क्या बना रहा है यहाँ पर, एक ही शीर्ष से निकल रहा है, पहला पॉइंट। दोनों की एक कॉमन भुजा भी है दोनों के पास, है ना। कोण एक और कोण दो दोनों के पास क्या है, एक कॉमन भुजा भी है, ठीक है ना। दो पॉइंट हो गया। और तीसरा, दोनों जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, अतिक्रमित नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये कैसा कोण है, आसन्न कोण है। दोनों कैसे कोण है, आसन्न कोण है ना। तो आसन्न कोण में क्या हो जाएंगे, ये दो ऐसे आसन्न कोण जिनकी गैर उभयनिष्ठ भुजा, गैर उभयनिष्ठ मतलब ये वाली तो उभयनिष्ठ हो गई, कॉमन हो गई, ये वाली और ये वाली एक दूसरे के कॉमन नहीं है, नहीं है ना, अलग अलग है। वो कैसी होंगी, विपरीत किरणें होंगी, ठीक है। एक पॉइंट पढ़े थे हम, ये दूसरा वाला पॉइंट है ना हमारा, क्या पॉइंट, कि जो दो किरणें होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, है ना, रैखिक युग्म कहलाते हैं। और जब उन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो हमको क्या मिलता है, 180 अंश का कोण मिलता है, ठीक है। ये है हमारा रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं कोणों की जो वर्गीकरण, कोणों का जो वर्गीकरण किए थे, उसमें स्थिति के आधार पर कैसे कोण एक दूसरे से संबंधित है उसको देख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि कोण समपूरक है रैखिक युग्म के कारण। समपूरक पूरक कोण आगे पढ़ेंगे हम। समपूरक कोण कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योगफल क्या होता है, 180 अंश। इसलिए जो रैखिक युग्म होते हैं ना, उनको डायरेक्ट हम लोग समपूरक कोण भी कह देते हैं, आगे पढ़ेंगे उसको, तो उसका ज्यादा अभी लोड मत लीजिए, है ना। चलिए आगे जो हमारा तीसरा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। बहुत इजी, बहुत अच्छा दिखता भी है वो, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब ये बना किन किन चीजों से, कोण तो पता है आपको, है ना। शीर्ष किससे किससे बना है, शीर्ष और अभिमुख से। दो चीजें है ना इसमें, शीर्ष और अभिमुख। शीर्ष यानी कि क्या होता है, उनका फेस, सिर, ठीक है ना। और अभिमुख मतलब आमने सामने। तो ऐसे दो कोण जो क्या हो, एक दूसरे को आमने सामने से देखते हो, है ना, वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने स्थिति के बारे में तीसरा कंडीशन देखा था क्या, कि एक हमारे पास वर्टेक्स है, हमारा शीर्ष है। अब इस शीर्ष से पहले तो 3 किरणें निकलती थी, अब कितनी किरणें निकल रही है, 4। अब ये चारों जो किरणें हैं कुछ इस तरीके से व्यवस्थित है, ये, ठीक है। ये चारों किरणें कुछ इस तरीके से व्यवस्थित है ना, कि आमने सामने ये कुछ कोण बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ले लू कोण 1, यहाँ ले लेती हूँ कोण 2, यहाँ ले लू कोण 3, और इस वाले पे ले लेते हैं कोण 4। तो शीर्ष अभिमुख है, कौन कौन से कोणों के शीर्ष अभिमुख है, 1 और 3 आपस में एक दूसरे को ऐसे फेस किए हुए, है ना। वैसे ही 2 और 4 ये भी एक दूसरे को फेस किए हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या बनाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। 1 3 के साथ बनाता है, 2 4 के साथ बनाता है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आपको इस तरीके से ना दे, यानी कि एक ही वर्टेक्स से 4 किरणें निकल रही है ऐसा ना बोल करके आपको क्या बोल दिया जाएगा, दो तिर्यक रेखाएं हैं। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो अन्य रेखा को प्रतिच्छेद करती है, काटती है। जैसे एक रेखा ये गई और दूसरी रेखा इस तरीके से इसको काटते हुए चली गई, ठीक है ना। तो ये वाली जो रेखा है इसको मान लेते हैं एल और इसको मान लेते हैं एम। तो ये जो एम वाली रेखा है वो इस कंडीशन के लिए तिर्यक रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या है, दो तिर्यक रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही है, ठीक। ये दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काट रही है, ठीक है। तो दो तिर्यक रेखाओं के मध्य
आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण बनाती है। अब इसमें जब कोण बनता है तो कितने कोण बनेंगे, एक साथ 4 कोण बनेंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हमको क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहला तो क्या, इसमें कोण कितने बनते हैं, इसमें 4 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं इसमें, 4 कोण। ठीक है। अब चारों कोण कैसे रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। जोड़े की वजह से इनका कितना जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा बन रहा है ना। 1 और 3 का जोड़ा, 2 और 4 का जोड़ा। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हम 2 जोड़े। ठीक है, 2 जोड़े किसके, शीर्षाभिमुख कोणों के, है ना। शीर्षाभिमुख कोणों के 2 जोड़े। ठीक है। तीसरी कंडीशन और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी कंडीशन है इसका, क्या, किस जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, है ना। यानी कि हमारा जो कोण 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के। और कोण 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के, है ना। एक दूसरे के, एक दूसरे के क्या है वो, अपोजिट में है। तो कोण 2 और कोण 4 ऐसे बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हमको क्या याद रखना है कि इसमें 4 कोण बनते हैं। 2 तिर्यक रेखाएं होती है जिन जो आपस में एक दूसरे को कट करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो 4 कोण हमको प्राप्त होते हैं। वो 4 कोणों की वजह से 2 शीर्षाभिमुख कोणों के जोड़े मिलते हैं। कितने जोड़े मिलते हैं, 2 जोड़े मिलते हैं। से क्वेश्चन पूछा गया है तो अच्छे से याद रखिएगा कि 2 जोड़े मिलते हैं किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है। और जो दोनों जोड़े हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर। दोनों जोड़े आपस में बराबर नहीं, जोड़ों में जो दो कोण होंगे ना, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, है ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जो सामने एक दूसरे के फेस करके बैठे रहेंगे जो दो कोण, वो आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये है क्या हमारा शीर्षाभिमुख कोण। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या दी हुई है इसी तरीके से। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काट रही है ना, तब आमने सामने बने कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका कि आमने सामने के कोण, यहाँ पे भी 1 और 3 आपस में बराबर है, और 2 और 4 एक दूसरे के सामने है, तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया आपका क्या, तीनों स्थिति के आधार पर जो हमारे कोण बनते हैं वो। ठीक है, स्थिति के आधार पर हमारे कितने कोण बनते हैं, 3 कोण बनते हैं। कौन कौन से कोण बनते हैं हमारे, एक बनता है आसन्न कोण। कौन कौन सा बनता है, एक बनता है आसन्न कोण, दूसरा बनता है क्या, रैखिक युग्म, और तीसरा बनता है क्या, शीर्षाभिमुख कोण। ये 3 कोण हमारे बनते हैं किसमें, स्थिति के आधार पर, उनकी कंडीशन के आधार पर। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। इनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यानी कि ऐसा डायग्राम दे दिया जाएगा आपको और एक कोण दिया रहेगा, बाकी कोण निकालिए बोलेगा, है ना, ये सामने वाला कोण निकालिए बोलेगा। तो देखते हैं उससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। ठीक, चलिए ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो अभी शिक्षक भर्ती के लिए तो इसको बिल्कुल भी हम नेग्लेक्ट या अवॉइड नहीं करें। टेट में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए क्या बोल रहा है, यदि चित्र में ये फाई है, ऐसा जो बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, फाई कहते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, फाई। ठीक, और इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। ठीक, फाई और थीटा। तो इस प्रकार से इसको काट दिया है। अब ऐसे जब कट रहा है तो ये कैसा कोण दिख रहा है हमको, शीर्षाभिमुख कोण दिख रहा है, दिख रहा है ना, है ना। अब इस शीर्षाभिमुख कोण में हमको किसका मान निकालने को बोल रहा है, थीटा का मान निकालने को बोल रहा है। किसका मान, थीटा का मान। अब यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण का डायरेक्ट अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में स्थित है ना, आजू बाजू में स्थित है, और साथ ही साथ उनके सामने वाले कोण हमको नहीं दिए गए। ठीक है, तो हम यहाँ शीर्षाभिमुख कोण अप्लाई ना करके यहाँ पर देखिए कि ये दोनों कोण
एक साथ कहाँ पर स्थित है? क्या आसन्न कोण बना रहे हैं दोनों? बिल्कुल बना रहे हैं, है ना? ये हमारी रेखा है, इस रेखा को अगर मैं ऐसे सीधा कर दूं, कौन सी? सी और डी को, ऐसे तिरछी दिख रही है ना, उसको सीधा कर दो। नहीं अगर समझ में आता है तो सीधा कर दो। आपके पास पेपर फॉर्म में रहेगा, पेपर पलट देना, है ना, अच्छे से दिखाई देता है उससे। तो उससे क्या हो जाएगा, फिर क्लियरली दिखाई देगा कि कहाँ पर कौन सा कोड है। अब ये हो गया, और यहाँ से ये बीच से ऐसे गया हुआ, एक साइड बना रहा है क्या, ये ए है, एक साइड बना रहा है ये फाई, और एक साइड बना रहा है थीटा। अब देखो अब कैसा दिख रहा है ये, यहाँ बीच में एक पॉइंट ओ दिया हुआ है जो वर्टेक्स का काम कर रहा है। इधर ओ और डी एक किरण है, ओ और ए दूसरा किरण है, और ओ और सी तीसरा किरण है। तीन किरणें हैं हमारे पास। तीनों किरणों में ध्यान देंगे हम कि ये जो दो किरणें हैं नीचे वाली, ये और ये दोनों किरणें क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। और विपरीत जब होती हैं दो किरणें, तो वहां पर हम क्या लगा सकते हैं, रैखिक युग्म का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ देखो ये 180 अंश का कोण बना रहा है ना, तो रैखिक युग्म का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, जब हम फाई और थीटा को जोड़ते हैं तो कितने अंश का कोण बन जाता है, वो 180 अंश बन जाएगा। अब फाई की वैल्यू दी है हमको 5 थीटा, क्या दिया हुआ है, 5 थीटा, 5 थीटा। इसको यहाँ पे मान रख दो, ये 5 थीटा प्लस थीटा बराबर 180 अंश। सिंपल कैलकुलेशन से आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 अंश, थीटा को रख देंगे, 6 को दूसरे साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये गुणा में है, दूसरे साइड आके क्या होगा, भाग हो जाएगा। भाग कर दो तो 6 कम 6, 6 तिया था, कितना आ जाएगा आपका 30 अंश। तो थीटा का मान कितना आ गया है, 30 अंश। हमको पूछा क्या है, थीटा का मान। तो ऑप्शन नंबर ए 30 एंगल 30 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम जो अभी पढ़ के आए हैं ना, उसको यहाँ पर अप्लाई करते जाएंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित चित्र में ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी यानी कि ये और ये आपस में बराबर है, बोल रहा है। ठीक, दो भुजा था और वो आपस में बराबर है, और कोण ए बी सी 50 अंश है। अब कोण ए बी सी बोल रहा है, यानी कि कौन सा कोण, ए बी या सी, कौन सा, बी, है ना, जो बीच में रहता है उस वाले को हम लेते हैं। तो कोण बी, तो यहाँ पर बना दिया है इसको, कोण बी बराबर कितना बना दिया है यहाँ, 50 अंश दिखा दिया गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, ए एम और ए एम जो है, रेखा ए एम बन रहा है ना, ए एम वो किस पे, बी सी पर लंबवत है। और जब भी लंबवत बनता है तो कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का समकोण बनता है ना। हमने देखा था कि जो 90 अंश का कोण रहता है इसको क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। तो ये एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं, उसी को लंब कहा जाता है, लंबवत कहा जाता है। ठीक है, तो ये लंबवत हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये कितने अंश का बन गया, 90 अंश। अब इधर 90 अंश है तो इस साइड भी 90 अंश होगा, दोनों साइड 90 90 अंश होगा। ठीक है ना। अब क्या निकालना है हमको, एम ए बी यानी ए का मान निकालना है। किसकी हेल्प से निकालना है, हमारे पास देखो यहाँ पर दो अलग अलग त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज इधर बन रहा है, ये एम है, ये सी है और ए है। और दूसरा त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा है, ये है बी, ये है एम और ये है ए। ठीक है, इसमें से कौन से त्रिभुज को लेकर के बनाने बोल रहा है वो, एम ए बी, एम ए बी यानी बीच में कौन है, ए। ए का मान निकालना है हमको, इधर वाले, कौन से वाले, लेफ्ट साइड वाले जो त्रिभुज बना हुआ है उसको लेकर के बनाना है ना। तो इस वाले को हम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, अगर इसको अच्छे से बनाएं, ये हमने बना लिया, ये हमारा बी है, ये एम है और ये ए है। ये हमारा है कितना, 50 अंश का, ये है हमारा 90 अंश का। हमको इसका मान निकालना है। अब तो बहुत इजी है, क्या इजी है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। ठीक है, तो तीनों कोणों का योग जोड़ दो, कोण ए, कोण एम ए बी पहला कोण हुआ, कोण एम ए बी ये पहला कोण हुआ। दूसरा कोण है क्या है, ए बी और एम, कोण ए बी और एम। और तीसरा जो कोण है वो एम है हमारा, ए एम बी ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए एम बी। तीनों को जोड़ेंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक है,
चलो जोड़ दो। अब इसका मान तो हमको नहीं पता है, इसको ऐसे रहने दो। इसका मान पता है, बी का मान पता है हमको कितना, 50। एम का मान पता है कितना, 90, बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चलो जोड़ देते हैं, एम ए बी बराबर 180, और इसको जोड़ के दूसरे साइड ले जाते हैं। तो 90 और 50 को जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, तो 140 चला जाएगा दूसरे साइड। अब इसको घटा देंगे तो कितने अंश का बन जाएगा, 40 अंश का। तो एम ए बी का जो मान है, कोण ए का मान है, वो आपका कितना आ जाएगा, 40 अंश आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम जो बचपन में पढ़ते आए हैं हम, उस कॉन्सेप्ट से आराम से बन गया। बस क्या करना था हमको, कोणों को अलग करना था, पहचानना था कि कहाँ पर कैसे दिया हो। ठीक, देखते हैं हम, जैसे कि ये है ना, सेम कॉन्सेप्ट पे बना है। क्या दिया हुआ है, 5 और 7 के अनुपात में दिया हमको POS ज्ञात करना है। किसको किसको दिया है, POR। POR कहाँ पर है आपका, POR यहाँ पर, यानी कि इसको क्या मान ले हम, 5x, और इसको मान लेते हैं 7x, जैसे पिछले वाले में लगाए थे वैसे, है ना। ये हो गया आपका 5x, और दूसरे साइड क्या दिया है, ROQ यानी ये वाला हो गया आपका 7x, हो गया। 7x के साथ में हमको पूछा क्या है, POS, यह है POS, ऊपर वाला पूछा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण अगर लगाते हैं हम, तो शीर्षाभिमुख कोण से इसका सामने वाला 5x हो जाएगा, और इसका सामने वाला कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो, ऐसे पूरा क्या बन रहा है, एक पूर्ण कोण बन रहा है। हमने पूर्ण कोण पढ़ा था, है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होकर के यहीं पर आकर के खत्म हो जाता है, ये पूर्ण कोण कहलाता है। ये कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो ये पूर्ण कोण को अगर हम सबको आपस में जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारा 360 बन जाएगा। और उसी कॉन्सेप्ट से इसको हल कर लेते हैं। चलो देखो क्या क्या दिया है, पहला 7x, 5x, फिर से 7x और 5x बराबर कितना हो जाएगा, 360। अब इसको हल कर लो, 7 और 5, 12 और 12, 24, 360। x बराबर कितना हो जाएगा, 360/24। अब इसको कटा दो, 12 से कटा दो, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, कितना आ गया, 30/2, यानी कि 15 अंश। तो x का मान आया है अभी ना, आंसर नहीं आया, किसका मान आया है, x का मान आया है 15 अंश। ठीक है, हमको चाहिए किसका मान, इस 7x का चाहिए। क्वेश्चन में इसी को पूछा है, कौन सा वाला, ये वाला पूछा है ना, तो उसको निकालते हैं। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 15, 15 सत्ते कितना हो जाता है आपका, 100। ठीक है, यानी आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके के जो प्रश्न है ना, वो ज्यादा ही पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है इस तरीके से प्रश्न, यानी कि ये जो दिया हुआ है ना आपको अनुपात के रूप में, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग बस रहता है, बनाना बहुत इजी रहता है लेकिन कंफ्यूज ज्यादा करता है। अनुपात दिया है कैसे बांटे, है ना, उतने में ही फिर आदमी क्या करता है, उसको छोड़ देता है। तो ये बहुत इजिली बनता है, कॉन्सेप्ट बस आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं एक और प्रश्न। इस प्रश्न में थोड़ा सा लॉजिक लगाइए पहले कि क्या हो सकता है ना। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, डायग्राम बस तो देखिए पहले, उसके बाद फिर हम प्रश्न को पढ़ते हैं। डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है, हमको दो विपरीत किरणें दिख रही है। जब दो विपरीत किरणें दिख रही है, यानी कि रैखिक युग्म का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है ना। रैखिक युग्म के लिए क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक किरण दी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर हमको कितनी किरणें दी हुई है, 2 किरणें दी हुई है। लेकिन अभी भी हमारा रैखिक युग्म वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि हम इसको पहले के लिए कुछ इस तरीके से और दूसरे के लिए कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। पहले वाली स्थिति के लिए इसको ले लेंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरी किरण। ठीक, दूसरी वाली स्थिति कर क्या करेंगे, ये पहली किरण, ये दूसरी किरण और ये तीसरी किरण। ठीक है, रैखिक युग्मों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम आता है। दूसरी चीज देखें तो हम जानते हैं रिजु रेखा या सरल रेखा, ये भी कितने अंश का कोण बनाता है,
180 अंश का। अब इसके बीच में चाहे इसको हम 1000 टुकड़े कर दें, है ना, इस तरीके से चाहे इसको एक ही वर्टेक्स से निकाल करके कई टुकड़े कर दिए जाए, सबका जो योगफल होगा वो कितना होगा, 180 होगा, उससे अधिक और उससे कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अंतिम में ये दो किरणें दी हुई है, उसी के बीच में ये सारे किरणें हैं, वो दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत है। जब वो दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत होती है, कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे प्रश्न में। इतना समझ में आ गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, क्या पूछा है उसको भी देख लेते हैं ना। क्या दिया है, ओ ए और ओ बी विपरीत किरण है, दो विपरीत किरण हमको दी हुई है ना। और बोल रहा है कि डी ओ सी, अब पहचान गए होंगे आप, कैसे जान गए होंगे कैसे पहचानते हैं, डी ओ और सी, सी कहाँ है, डी, ये कितने अंश का है, एक्स अंश का, एक्स अंश का है। ठीक, फिर बोला है क्या, ओ ए ओ सी, ए कहाँ है, ये ओ और सी, ये कितने अंश का है, एक्स धन 20 बोल रहा है। ठीक है, और जो तीसरा है ये बी ओ डी, कहाँ है बी ओ डी आपका, ये बी, ये ओ और ये डी, यानी कि ये वाला दो एक्स का। इन तीनों के बीच में क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया होगा, दिया हुआ है, लेकिन किस फॉर्म में दिया है, एक्स के फॉर्म में दिया है। तो हमको बताना है कि कौन सा अनुपात हो गया, यानी उस एक्स का मान निकाल के उसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कई लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल देंगे, तीनों में तो एक्स कॉमन थे, लेकिन तीनों से एक्स कॉमन कब निकालते हैं, जब वो या तो गुणा में हो या तो भाग में हो। लेकिन जो ये बीच वाला है आपका, इस बीच वाले में क्या कर दिया है, इसको धन में ले लिया है, और धन से हम डायरेक्ट कॉमन नहीं निकाल सकते, है ना। तो हमको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, हमारे ये रेजु रेखा वाला कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ेगा। चलो, इसके लिए क्या करें, तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो x हो जाएगा, x धन 20 हो जाएगा, और 2x हो जाएगा, तीनों को यदि जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 180 अंश का। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि मैम यहाँ पर आपने और x क्यों नहीं लिया, जैसे 5x लिए थे, 7x लिए थे अनुपात में, यहाँ ऑलरेडी x दिया हुआ था, हम नंबर को डायरेक्ट जोड़ करके 5 धन 7 करके 180 किसी कंडीशन में नहीं ला सकते थे। ठीक है ना, इसलिए हमने वहां पर क्या लगा दिया था, x और x लगा दिया था, जिससे वो x का मान निकल के यहाँ पर रखने पे दोनों की वैल्यू मिल जाती थी। यहाँ पर ऑलरेडी x के फॉर्म में हमको दिया हुआ है, हमको इस फॉर्म में लाना है, 5 और 7 अनुपात जो लिखा हुआ था ना, 5:7, इस फॉर्म में लाना है, उल्टा पूछा है। ठीक है ना, तो इसको विपरीत तरीके से हम बना रहे हैं। चलिए देखते हैं, अब इन सबको आपस में जोड़े, तो ये सब एक ही बिरादरी के हैं, तो एक ही बिरादरी वाले को जोड़ देते हैं। x और x को जोड़ेंगे तो 2x, और ये 2x मिल करके कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा। और ये 20 का तो जोड़ी नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका 180, ये 20 चला जाएगा दूसरे साइड, तो दूसरे साइड जा करके ये माइनस हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 20 घटा देंगे तो 160 हो जाएगा, 4x बराबर। ठीक है ना, अब x को बस रख दो, 4 को दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, और 4 चौक होता है 16, तो x का मान आ जाएगा आपका 40। x का मान कितना आ गया है, 40। अब उसको इन तीनों अनुपातों में रख देते हैं। क्या क्या अनुपात दिया हमारा, x दिया है, x धन 20 दिया है, और 2x दिया है, तो मान को रख देते हैं। मान कितना है हमारा, 40 आया है, तो पहला वाला हो जाएगा 40, दूसरा वाला हो जाएगा 40 धन 20, और तीसरा हो जाएगा 2 गुणित 40। ये तो 40 का 40, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा आपका 80। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम सरल कर सकते हैं। सरल करने के लिए क्या करो, इसको 10 से भाग कर दो, या तो डायरेक्ट 20 से भाग कर दो। तो 20 से भाग करेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, और ये चला जाएगा 4 बार में। क्या अनुपात आया आपका, 2:3:4। इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2:3:4। ठीक है ना, तो ये जो तीनों कोण उपस्थित थे वो किस अनुपात में उपस्थित है, 2:3:4। ठीक है, चलो, आई थिंक ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है ना। देखते हैं फिर अगला वाला। अगला वाला बहुत इजी है, ये आपका होमवर्क। ठीक है, इसको आप बनाएंगे, है ना। चलो।
फिर ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, है ना, जो कि कैलकुलेशन बेस्ड थे। लेकिन जो व्यापम का नया पैटर्न, वही आप जान रहे हैं कैसा आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट के बेस पे आ रहा है, कूट आधारित वाला आ रहा है, सही गलत वाला आ रहा है, या फिर उसको अरेंज करने वाला आ रहा है। तो उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित, उसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पहचानिए। पहला क्या दिया है, हर रैखिक युग में कोण समान होते हैं। क्या रैखिक युग में हर एक रैखिक युग में जो बनेगा उसमें कोण समान होंगे क्या, इसमें दोनों समान है क्या, ये और ये एक अधिक कोण बन रहा है, एक क्या बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। ठीक है ना, तो दोनों आपस में समान नहीं है, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा देखते हैं, हर आसन्न कोण एक रैखिक युग्म होता है क्या, जरूरी है क्या, अगर मैंने इस तरीके से बना लिया तो ये भी तो आसन्न कोण है, लेकिन ये रैखिक में बना रहा है क्या, नहीं, यानी कि ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, शीर्षाभिमुख कोणों के मान बराबर होते हैं, तो जो शीर्षाभिमुख कोण रहते हैं उनके मान तो हमेशा बराबर ही होते हैं ना, तो ये आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डी को देखते हैं, आसन्न कोण का योग 90 अंश होता है। ये आसन्न कोण बनाया हमने, क्या इनका योग 90 अंश है, किसी किसी में हो सकता है, अगर इस तरीके से बना हुआ है तो वो हो सकता है, लेकिन हर किसी में हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाला यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि शीर्षाभिमुख कोणों के मान कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये क्वेश्चन दिया है, क्या लिखा हुआ है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर चार कोण बनाती है तो शीर्षाभिमुख कोणों की संख्या कैसी होगी। क्या बोल रहा है, डायग्राम बनाओ पहले, है ना, कि दो कोण दो जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कर ली, अब प्रतिच्छेद करने से ये चार कोण बना रही है। ठीक है, ये एक दो तीन चार, चार कोण बना रही है। क्या बोल रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोणों की संख्या कितनी होगी। शीर्षाभिमुख कोण में हमने पढ़ा है क्या, कि कोण चार होते हैं लेकिन जोड़े कितने होते हैं शीर्षाभिमुख वाले, दो, है ना, तो शीर्षाभिमुख कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, दो जोड़े बनते हैं इसलिए हम उसको दो लेते हैं। ठीक है, चलो एक अब मैच करने वाला, है ना, चलो, तो जितने भी कोण हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें से आपको कौन इजी लगता है उससे स्टार्ट करना, है ना। क्या क्या दिया हमको, आसन्न कोण दिया है, रैखिक युग्म दिया है, शीर्षाभिमुख कोण दिया है, और लंबवत रेखाएं दी हुई है। ठीक है, अब ये किसके साथ मैच होगी उसके लिए हम दूसरा वाला देख लेते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, किसमें होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण में होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक, समान शीर्ष एवं एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, किसमें होती है समान शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा, ये होती है आपके आसन्न कोण में, है ना, एक उभयनिष्ठ भुजा होगी ही होगी। इसके अलावा कोणों का योग 180 अंश होता है, कोणों का योग कितने अंश, 180 अंश, ये आपका होता है लीनियर पेयर में, यानी कि रैखिक युग्म में होता है। अब जो बचा है उसको डाल दो, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि चारों कोणों का योग 90 अंश दिया हुआ है, 90 अंश दिया है कोणों का योग, तो वो क्या हो जाएगा, लंबवत रेखाएं होंगी एक दूसरे के। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन कहाँ जाएगा, जे में चला जाएगा थ्री, तो जे में थ्री कहाँ दिया, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, जे में थ्री, के में कितना आ जाएगा टू, एल में आ जाएगा आपका, एल में आ जाएगा आपका वन। थोड़ा सा इसमें दिक्कत किया है, इसको ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जो बना है वो करेक्ट बनाया है, और ये हो जाएगा आपका फोर, इसको चेंज कर लेंगे ऑप्शन को। ठीक है, तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा हमको, इसका आंसर मिल जाएगा, और इस तरीके से आप जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं, जो आपके काम आ जाएगा, कि हमने जैसे ये देखा था क्या, रैखिक युग्म देखा था ना, अब इस रैखिक युग्म में जब हम इस तरीके से बनाते हैं दो को, ठीक है ना, कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है, पहला कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या होगा, इस तरीके से भी होगा, है ना। पहले कंडीशन की बात करें तो पहले कंडीशन में
ये जो बनता है वो क्या बनता है, एक अधिक कोण, यानी एक अधिक कोण और एक क्या होगा इसमें, लघु कोण। अभी भी एक ऐसा है, लीनियर कॉम्बिनेशन में, लीनियर पेयर में है, ठीक है। इस वाले में देखा जाए अगर, तो इस वाले में ये 90 अंश और ये 90 अंश, ठीक है ना, दो समकोण मिलते हैं इस कंडीशन में। इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछ दिया जाता है, इसलिए आप इन चीजों को याद रखेंगे। इसमें पहली चीज क्या मिली कि दो समकोण मिल रहे हैं, है ना। समकोण को ही क्या बोल दिया जाता है, 90 अंश का कोण बोल दिया जाता है, और साथ ही साथ लंबवत। तो दो लंबवत कोण मिलते हैं किसमें, किसकी बात कर रहे हैं हम, रैखिक युग्म की बात कर रहे हैं, लीनियर पेयर वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दो लंबवत क्या मिलते हैं हमको, कोण, ठीक, दो लंबवत कोण, ये एक और ये दूसरा, ठीक। इस तरीके से आप लीनियर जो पेयर है उसमें इन चीजों को और थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, ठीक। तो इससे रिलेटेड और भी प्रश्न कीजिए। ये कुछ प्रश्न यहाँ पे आपको कराए गए हैं, इसके अलावा भी आपको पुराने क्वेश्चन ढेर सारे मिलेंगे। पिछले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पेपर्स को निकालिए, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हैं और इसी के क्वेश्चंस बस सॉल्व करेंगे, है ना। तो व्यापम के जितने क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं इनसे रिलेटेड उन क्वेश्चंस को हल करते जाएंगे, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले जो वर्गीकरण है उसके साथ में। तब तक इस वाले वर्गीकरण को जो तीन हमने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से आप रट ले तो अच्छी बात होगी, समझ ले तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि समझा हुआ चीज कभी भी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं फिर।